रिया अपने कमरे में जैसे ही आई, उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर के किनारे रखे बेड साइड टेबल के ड्रॉर से अपनी और विकी की शादी की तस्वीर निकाली। वो उस फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाते हुए वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिया विकी की फोटो देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो उस तस्वीर को ऐसे छूने लगी जैसे कि अगर वो पास होता तो न जाने वो उस पर कितना प्यार लुटा देती। वो विकी की तस्वीर देखकर उसे बात करने लगी। क्यों किया ऐसा तुमने मेरे साथ? तुम्हारी वजह से आज मैं इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई और यहाँ से मुझे खुद समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। बस तुम्हारी याद आ रही है। काश तुम मेरे पास होते, साथ होते मेरे। उसने रोते हुए ही आगे कहा, जब तुमसे शादी हुई तो मुझे लगा कि अब मुझे मेरे हिस्से की सारी खुशियां मिल जाएगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खोना नहीं चाहती। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो विकी की तस्वीर देखकर उसे बातें करने लगी। क्यों किया था तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी वजह से आज मैं इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई और यहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। बस तुम्हारी याद आ रही है। काश तुम पास होते मेरे, साथ होते मेरे। रोते हुए उसने आगे कहा, जब तुमसे शादी हुई तो मुझे लगा कि अब मुझे मेरे हिस्से की सारी खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खोना नहीं चाहती थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ था, लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए रिया और जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंसू की बूंद उस तस्वीर पर गिरने लगी। तभी कमरे में किसी के आने की आहट हुई। रिया अपनी इस दुख की घड़ी में इतना खो गई थी कि उसे किसी के आने की आवाज तक सुनाई नहीं थी। वो इंसान रिया की ऐसी हालत देखते हुए इमोशनल हो गया और उसके सामने आकर उसके साथ नीचे फर्श पर बैठ गया। वो और कोई नहीं बल्कि विजय था। रिया ने उसे जैसे ही देखा वो उसके गले लग गई। विजय ने उसे संभालने की कोशिश की और अपनी बहन की पीठ पर हाथ थपथपाते हुए बोला, दीप आप संभालो खुद को। जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता है। हमें उनके बिना ही जीना पड़ता है। विकी जीजू अब कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं उनकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। जिसने भी हमारे साथ ये किया है उसे उसके किए की सजा मिलेगी। हमने जैसा चाहा था वैसा ही होगा। ये सुनते ही रिया ने विजय की आंखों में देखा और शायद कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन उसके पूछने से पहले ही विजय ने कहा, समीर कश्यप ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगा। उसे मैंने अरेस्ट करवा लिया है और अब उसकी बेल भी मंजूर नहीं की जाएगी। वो अब अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जेल में काटेगा। रिया ने अपने भाई की तरफ बहुत ही प्यार से देखा और बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। इस दुनिया में सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। एक विकी था मेरे साथ जो। कहते हुए रिया का गला चोक हो गया। विजय ने रिया को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है दीप, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपका बदला लेने के लिए ही मैंने समीर को इतनी बुरी तरह फंसाया कि अब उसका जेल से निकलना नामुमकिन है। और जिस तरह से उसने आपको धोखा दिया था, मैंने भी उसकी बहन को उससे कहीं ज्यादा पूरी तरह धोखा दिया है। इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जो भी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रिया ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और बोली, मैं तुम्हारे इतने प्यार का एहसान कैसे चुकाऊंगी विजय? मेरा प्यार कोई एहसान नहीं है दीदी, ये तो मेरा फर्ज है जो मुझे बहुत पहले पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने देर कर दी। हो सके तो आप मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। रिया ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं बच्चे, मैं तो बहुत खुश हूं कि तुमने मेरा बदला उससे ले लिया। आखिर जो काम मैं नहीं कर सकी वो तुमने किया। मैं उसके धोखे को कभी नहीं भूल सकती हूँ। उसने मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया, मेरे विक्की को मुझसे छीन लिया। बहुत प्यारा है। उसने मुझे भी धोखा दिया और विक्की को भी जान से मार दिया। आज वो होता तो मैं उसके साथ कितनी खुश होती। ये कहते हुए रिया वापस विक्की की उसी तस्वीर को देखने लगी जिसे लेकर वो बैठी हुई थी। उसे ऐसे रोते हुए देखकर विजय को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं दी, समीर को फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगा।
और इसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े मैं करूंगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा दी। ये मेरा वादा है आपसे। ये कहते हुए विजय वहां से गुस्से में निकल गया। वो वहां से सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। पिछले 24 घंटे से उसने समीर को रिमांड पे लिया हुआ था और उसे लगातार सवाल जवाब पूछे जा रहे थे। समीर को किसी से मिलने भी नहीं दिया गया और न ही उसकी बेल को मंजूरी दी गई। यह सब किया धरा विजय का था। रिया ने उसे जो भी कहानी सुनाई थी उस कहानी के मुताबिक अगर कोई विजय का सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो समीर ही था। विजय ने कांस्टेबल से कहा, समीर का शव को अंदर लेकर आओ। उस कांस्टेबल ने हाँ में सिर हिलाया और उसके ऑर्डर को मानते हुए समीर को एक खाली कमरे में ले गया जहां पर सिर्फ एक टेबल और 2 कुर्सी लगी हुई थी। समीर को जो कांस्टेबल वहां लेकर आया तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो बहुत कमजोर दिख रहा था। समीर की हालत अगर ऐसी किसी ने की थी तो वो था इंस्पेक्टर विजय। समीर को उस कुर्सी पर बिठा दिया गया। अंधेरे कमरे में एक लैंप लटक रहा था जिसकी रोशनी समीर के चेहरे पर आ रही थी और तभी वहां पर विजय आ गया। उसने कमरे का दरवाजा लॉक किया और समीर के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। समीर ने अपनी पलकें उठाई तो देखा सामने विजय था। उसकी आंखों से वो बहुत ही धुंधला दिख रहा था, लेकिन तब भी वो उसे पहचान सकता था। विजय ने समीर के गालों को कसकर पकड़ा और कहा, तू कैसी लग रही है तुम्हें अपनी ये नई दुनिया। समीर ने कुछ नहीं कहा और अपने चेहरे को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए अपना चेहरा झटक दिया। विजय ने आगे कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं, चला जाएगा। समीर ने इस बार उसे गुस्से से देखते हुए कहा कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ सिक्के के एक पहलू का सच जानते हो, दूसरे का नहीं, और वो भी सच नहीं है, झूठ है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बहन की बातों को झूठ मान लूं और तुम्हारी बातों पर यकीन करूं? विजय ने गुस्से से समीर से पूछा। समीर ने इसका जवाब भी दिया और कहा, तुम रिया को अभी तक अच्छे से नहीं जानते हो। वो नॉर्मल नहीं है, वो मानसिक रूप से बीमार है। उसे खुद पता नहीं होता कि वो क्या कर रही है। जो वो कर रही है वो सही है या गलत वो खुद नहीं जानती। वो नहीं जानती कि वो कब किससे क्या कह दे, कब किसके साथ क्या करके उसे नुकसान पहुंचा दे। इससे पहले कि समीर अपनी बात पूरी करता, विजय ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया और तुम अपने दिमाग में ये बात जितनी जल्दी डालोगे उतना अच्छा होगा। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करने वाला नहीं हूं। ये कहते हुए विजय ने समीर के बालों को पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला, अब मैं जो पूछ रहा हूं उन सवालों का जवाब दो। तुम 2 दिसंबर को कहां थे? समीर ने याद करने की कोशिश की और कहा, मैं दिल्ली में ही था। विजय ने बाल पकड़कर उसका सर बहुत तेजी से घुमा दिया और गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारा झूठ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच सच बताओ कि तुम 2 दिसंबर को कहां थे, क्योंकि मेरे पास जो सबूत है उससे ये साफ जाहिर होता है कि तुम 2 दिसंबर को स्विट्जरलैंड में थे। मैं स्विट्जरलैंड गया ही नहीं, तो 2 दिसंबर को वहां कैसे हो सकता हूं? फ्लाइट्स की डिटेल तो यही बता रही है कि तुम 1 दिसंबर को दिल्ली से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए और 2 दिसंबर को तुमने विकी का कत्ल किया और 3 दिसंबर को वापस दिल्ली आ गए विकी का मर्डर करके। समीर इस कहानी से अनजान था जो उसे विजय सुना रहा था। ये कहानी रिया की बनाई हुई थी और उसने इसके लिए सारे नकली सबूत इकट्ठा कर लिए थे जो अब विजय के पास थे और वो उन सबूतों की बुनियाद पर ही समीर को अरेस्ट कर चुका था। समीर ने उसे सच बताते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहली बार विकी को तस्वीर में देखा था और वो भी मुझे रिया ने दिखाया था। उससे पहले मैं उसे जानता भी नहीं और ना ही मैं उससे पहले कभी मिला हूं। समीर सच कह रहा था, लेकिन विजय ने उसकी बात ना मानते हुए कहा, झूठ? और कितने झूठ कहोगे तुम? अगर तुम उसे नहीं जानते थे तो उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कैसे? कैसे तुम रातों रात 10 बिलियन के मालिक बन गए? समीर ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए विजय को समझाते हुए कहा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। मुझे कुछ भी नहीं पता है। ना मैं विकी को जानता था और ना ही ये कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस है। विजय ने इस बार गुस्से से समीर को खींच कर एक थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुम पूछताछ में पुलिस की मदद नहीं करोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। विजय उससे पूछताछ कम और टॉर्चर ज्यादा कर रहा था। वो समीर से सब कबूल करवा लेना चाहता था जो उसे रिया ने बताया था, जिसके बारे में रिया ने नकली सबूत बना कर दिए थे। समीर को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। तभी उसने कहा, पुलिस वाला होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम सच का पता लगाओ, लेकिन तुम एक झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये सिर्फ अपनी बहन के लिए।
समीर की ये बातें सुनकर विजय को और गुस्सा आने लगा और उसने उसी गुस्से से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। मैंने उसे देखा है, दिन रात रोते हुए। उसकी आंखों में विकी को खोने का दुख मुझे हमेशा दिखता है। आज विकी की माँ अपने बेटे को खोने के दुख में पागल हो चुकी है। तुमने मेरी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और वो विधवा हो गई। इससे आगे की मुझे और कोई इल्जाम लगा था, उस पर उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, ये सब झूठ है, तुम मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मैं न्यूयॉर्क से रिया को बिना बताए जरूर आ गया था, लेकिन मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा है। मैंने रिया से कभी कोई वादा नहीं किया था। मैं उससे प्यार नहीं करता था, ये भी मैंने उसे साफ साफ बता दिया था, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपना रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाई और फिर उसने मुझे पाने के लिए न जाने क्या क्या किया। तुम चाहे मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोल लो, मैं यकीन नहीं करने वाला हूं। अचानक से एक हवलदार ने कमरे को नॉक किया। कम इन। विजय ने अंदर आने की परमिशन दी। सर, आपके लिए कॉल है, अभी आया। ये कहते हुए विजय उस कमरे को लॉक करके निकल गया। विजय जैसे ही अपने केबिन में गया, उसने फोन का रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। उधर से एक बहुत ही भारी और कॉन्फिडेंट आवाज आई। हेलो विजय, मैं डीआईजी विक्रम बोल रहा हूँ। ये नाम सुनते ही विजय की आवाज में नरमी आ गई और उसने कहा, सॉरी सर, जय हिंद सर। जय हिंद, डीआईजी विक्रम सिन्हा ने कहा और उन्होंने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुमने समीर कश्यप को अरेस्ट किया है और कल से उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया। मैं सही कह रहा हूँ ना? विजय ने सोचा, लेकिन ये खबर डीआईजी सर को कैसे? ये सोचते हुए उसने कहा, जी सर, समीर कश्यप अभी रिमांड में है और जब तक उनसे पूछताछ नहीं हो जाती मैं उन्हें किसी से मिलने नहीं दे सकता। लेकिन तुम अब उसे उसके घर वालों से मिलने से नहीं रोक सकते। उसकी पत्नी के पास ऊपर से ऑर्डर्स हैं और मुझे भी फोन आ चुके हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विजय, इस बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन सर, मैं उसकी पत्नी नंदिनी को उससे मिलने दो। मैंने तुम्हें यही कहने के लिए फोन किया था। और हाँ, जब तक समीर कश्यप का जुर्म कबूल नहीं हो जाता तुम उससे नरमी से पेश आओगे। लेकिन सर, विजय, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो, नहीं तो। डीआईजी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। उसने जैसे ही फोन रखा, उसके केबिन में नंदिनी दाखिल हुई। उसे देखते ही विजय ने चिढ़ते हुए कहा, किसी इंस्पेक्टर के केबिन में ये कोई तरीका है आने का? और आप जो समीर के साथ कर रहे हैं वो क्या सही तरीका है? नंदिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। विजय ने भी उसे बहुत ही अजीब ढंग से हंसते हुए जवाब दिया, मैं ज्यादा बुरा भी नहीं कर रहा हूं, बस अपनी बहन के गुनहगार को सजा दे रहा हूं। विजय के इस एटीट्यूड से नंदिनी को बहुत तेज गुस्सा आने लगा और उसने उसी गुस्से में उसे देखते हुए कहा, आपको पता भी है इंस्पेक्टर विजय कि उसने वो गुनाह किया भी है या नहीं? समीर ने कुछ नहीं किया है। हर गुनहगार यही कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और तभी शायद सबूतों की जरूरत पड़ती है, वकीलों की जरूरत पड़ती है। अगर हर गुनहगार इतनी आसानी से अपना गुनाह मान लेगा तो फिर हमें इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना मिस नंदिनी कश्यप? नंदिनी ने उसे गुस्से से देखा और अपने हाथ में जो फाइल ली हुई थी उसे आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे समीर से मिलना है। जानता हूं, बहुत पहुंच है आपकी, तो ऊपर से ऑर्डर लेकर आइए ना आप। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा तो विजय ने बेल बजाई और जैसे ही हवलदार आया उसने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, इन्हें समीर कश्यप के पास ले जाओ। नंदिनी को उसी कमरे में ले जाया गया जहां अभी थोड़ी देर पहले समीर से पूछताछ हो रही थी। नंदिनी जैसे ही उस कमरे के अंदर गई, दरवाजा बंद करते हुए वो हवलदार वहां से चला गया। नंदिनी ने जैसे ही समीर को कुर्सी पर बैठे देखा, उसकी आंखें भर आई। उसकी हालत देखकर हैरान थी।